नमस्ते दोस्तों, लॉ एसेंट पे आपका स्वागत है। दोस्तों कि जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 जो है वो विद इन 10 डेज़ के अंदर मैं पूरा बेर एक्ट जो है वो कंप्लीट करा दूंगा विद इम्पॉर्टेंट सेक्शंस, क्योंकि उत्तराखंड एपीओ में 15 मार्क्स कैरी करता है ये बेर एक्ट, और 15 मार्क्स बहुत होते हैं कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। ठीक है, और ईजी एक्ट है, बहुत ईजिली इसमें आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हो। तो चैप्टर 1 हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी प्रिलिमिनरी, और आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स की। और आपको अगर पहली वाली वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ उसको आप शेयर जरूर करना, लाइक्स जरूर करना, और अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड फेसबुक पेज पे मैं जनरली क्या करता हूँ, सारे एमसीक्यूज़ जो है मोस्टली मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो आप उससे कनेक्ट होकर आपने जो एमसीक्यूज़ हैं आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट, और मैं उनके जवाब भी देता हूँ। ठीक है, सो ओके गाइस, तो हम आज बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सवाल इससे सीधा चैप्टर से पूछा जा सकता है कि आपसे सवाल पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न चैप्टर डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुलिस फोर्स। तो आपको पता होना कि चैप्टर 2 कि ये चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 2 का जो हमारा सेक्शन 3 है वो कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स फॉर द स्टेट, यानी कि राज्य की जो पुलिस फोर्स होती है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है। किस तरीके से राज्य में पुलिस फोर्स को गठन होता है, किस तरीके से उस पुलिस फोर्स को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे राज्य में सर्कल में रेंज में बांटा गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि देयर शैल बी पुलिस फोर्स फॉर द स्टेट, राज्य के लिए एक पुलिस फोर्स होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है द पुलिस फोर्स शैल कंसिस्ट ऑफ सच रैंक्स एंड मेंबर्स एंड हैव सच ऑर्गेनाइजेशंस एज द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब। मतलब है कि पुलिस फोर्स में हर रैंक के बंदे होंगे, कांस्टेबल से लेके जो हाईएस्ट होता है डीजीपी, जिसको हम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कहते हैं। दिल्ली में कमिश्नर ऑफ पुलिस कहा जाता है, उत्तराखंड में जो हेड होता है उसको डीजीपी कहते हैं। इसके अलावा यानी कि कांस्टेबल से लेकर डीजीपी रैंक्स के अलावा पुलिस में कुछ ऐसे मेंबर्स भी होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर। तो जो ऐसे व्यक्ति जिनको मेंबर के तौर पे अपॉइंट करा जाता है वो भी पुलिस फोर्स का हिस्सा माने जाएंगे। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है हमारा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट सब्जेक्ट टू ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि पूरी पुलिस फोर्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है राज्य में उसका अल्टीमेट ओवरऑल जो कंट्रोल होता है वो पहली बात तो राज्य सरकार के पास होता है। और राज्य सरकार क्या करती है, ये पावर किसके ऊपर वेस्ट करती है? डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के ऊपर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, दो तरह के सवाल बनते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अल्टीमेट कंट्रोल, ठीक है ना, ओवर द पुलिस फोर्स ऑफ द स्टेट। तो अगर अल्टीमेट कंट्रोल की बात आएगी या ओवरऑल कंट्रोल की बात आएगी तो आप इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट लिखना। बट अगर ये आता है कि किसके ऊपर पावर वेस्ट करी है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो कि पुलिस फोर्स जो स्टेट में है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन दैट केस उसका आंसर क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होगा। तो कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 4 पुलिस रेंज। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? पूरे राज्य को एक या एक से ज़्यादा रेंज में बांटती है। ये इसलिए बांटती है सो दैट की जो फंक्शनिंग है स्मूथनिंग हो सके, लॉ एंड ऑर्डर को इजीली मेंटेन करा जा सके। तो ये राज्य सरकार के ऊपर है कि वो कितने रेंज में बांटे, 1, 2 या 3, ठीक है, जो भी है वो राज्य की सरकार के ऊपर में। तो पूरे राज्य को वो क्या करती है? पुलिस रेंज में बांटती है। अब उस पुलिस रेंज को जो बांटा है उसका हेड भी कोई होगा। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा उस पुलिस रेंज का? वो ऑफिसर करेगा जिसकी रैंक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हो या उससे ऊपर हो, बट उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। सबसेक्शन 2 में यही कहा है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे पुलिस रेंज का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा पुलिस फोर्स का, वो किस ऑफिसर के पास होगा? वो ऐसे ऑफिसर के पास होगा जिसकी रैंक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर हो कोई बात नहीं। अब है पुलिस डिस्ट्रिक्ट। सेक्शन 5 कहता है पुलिस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर में। अब रेंज हो गया, ठीक है, राज्य को रेंज में बांट दिया। अब रेंज के फिर नीचे क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट में बटेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट में बांटने के पावर किसके पास है? देखिए, वो पावर तो वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है,
बट अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं पुलिस डिस्ट्रिक्ट की, तो वो डीएम जो होता है जिस डिस्ट्रिक्ट का, उस डीएम के ज्यूरिडिक्शन में आता है। और उस डिस्ट्रिक्ट का एक एसपी भी होता है जिसको हम बोलते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यानी कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा वो उस डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, करता धरता होगा, बट उसका हेड जो होगा वो डीएम होगा। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो भी करेगा वो डीएम के कोऑर्डिनेशन और डायरेक्शन से करेगा। इट मींस अल्टीमेटली पावर लाइज विद द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, अब है सेक्शन 6, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेशल सेल। इट इज़ नॉट सो एज मच इंपॉर्टेंट आई थिंक, तो आपको लगे तो एक बार देख लेना, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, पुलिस स्टेशन। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक या एक से ज़्यादा पुलिस स्टेशन को क्रिएट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। और ऐसे पुलिस स्टेशन को जब वो क्रिएट करती है उनका अपना एक चौकी, मतलब चौकी हो सकती है, उसको हम आउटपोस्ट कहते हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सब सेक्शन 2 कहता है स्टेट गवर्नमेंट शेल बाय नोटिफिकेशन नोटिफाई द सर्कल एंड देयर शेल बी मिनिमम 2 पुलिस स्टेशन इन ए सर्कल। यानी स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो सर्कल बना सकती है। सर्कल का मतलब यह है कि एक या एक से ज़्यादा, ठीक है ना। यहाँ पे वैसे तो मिनिमम 2 की बात कर रहे हैं, यानी कि 2, कम से कम 2 पुलिस स्टेशन जो होंगे एक सर्कल के अंदर होंगे। आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लिए आप जहाँ रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में क्या है, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो सपोज करो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है। अब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मान के चलो कम से कम 7 या 8 थाने हैं। अब उस 7-8 थाने में क्या करेगा, उसका उन 7-8 थानों का भी एक इंचार्ज होगा। तो सरकार क्या करती है, जैसे दिल्ली में एप्लीकेबल नहीं है चीज़ें, ये हो सकता है उत्तराखंड और यूपी में एप्लीकेबल होती होंगी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो 2 या 2 से जो ज़्यादा पुलिस स्टेशन होते हैं उनको सर्कल में बांट देते हैं। यानी कि उनके ऊपर भी क्या होती है, एक ज्यूरिडिक्शन होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफिसर, सीओ। ये जनरली यूपी में आपको ज़्यादा दिखता है और हो सकता है उत्तराखंड में भी दिखता हो। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा पुलिस स्टेशन को सर्कल में बांट सकती है, और उस सर्कल का भी एक हेड होता है जिसको सीओ कहते हैं। अब सबसेक्शन 3 कहता है एट पुलिस स्टेशन शैल बी हेडेड बाय ए ऑफिसर इंचार्ज। पुलिस स्टेशन जो होगा, जो थाना होगा, उसको एक ऑफिसर इंचार्ज होगा जो कि उसको एडमिनिस्टर करेगा, नहीं उसका हेड होगा। और वो किस रैंक का होना चाहिए, मिनिमम सब इंस्पेक्टर ने कि एसआई रैंक का होना चाहिए, या उससे ऊपर का भी हो सकता है, बट एसआई से नीचे नहीं होगा। यानी कि एक हेड कांस्टेबल नहीं हो सकता, ठीक है ना ही एक सिंगल स्टार वाला हो सकता है। अब सेक्शन 8 रेवेन्यू पुलिस एरिया के बारे में बात करता है, देख लेना, इट इज़ नॉट एज मच एज इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 9 वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे पुलिस के बारे में बात करता है। देखिए आपको पता होगा रेलवे फोर्स जो होती है, रेलवे पुलिस या रेलवे फोर्स हम जिसको कहते हैं, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। रेलवे आपने सुना होगा ना, आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स, इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। यानी कि ये पुलिस का गठन भी जो होता है वो राज्य के अंतर्गत होता है। तो इन राज्य में जहाँ जहाँ से रेल्स जाएगी या जो जो उसकी जिम्मेदारी का काम होगा, ये सब उस स्टेट का होगा। तो इसलिए रेलवे पुलिस जो होती है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, इट्स नॉट अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। पहले तो आप ये याद क्लियर कर लेना, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो अब उस रेलवे पुलिस जो होती है उसका भी एक हेड होता है। तो अब वो कौन हेड होता है, वो एक्चुअल में जो हेड होता है वो एसपी होता है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही होता है। तो हम ये सेक्शन को पढ़ते हैं, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट क्रिएट 1 और मोर रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट। यानी कि राज्य सरकार जो है वो नोटिफाई करके ऑफिशियल गजेट में एक या एक से ज़्यादा रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। और उस रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट किसके कंट्रोल में होगा, वो एसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कंट्रोल में होगा, इंक्लूडिंग सच रेलवे एरियाज इन द स्टेट। यानी कि उस राज्य में जो रेलवे एरिया का मतलब समझ रहे हो, जहाँ जहाँ से रेल की पटरी जा रही है, यानी कि जो उस राज्य के एरिया में जो जहाँ जहाँ से रेल जा रही होगी, उसका भी इंचार्ज कौन होगा, उसका भी इंचार्ज एसपी के ही अंतर्गत आएगा। ओके, ये आप इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन डिवाइड अ रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट इनटू 1 और मोर सर्कल्स। अगेन अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, और एफिशिएंट काम करने के लिए रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट को एक या एक से ज़्यादा सर्कल में क्या कर सकती है, बांट सकती है। और उसका जो उस सर्कल का जो हेड होगा, जो ऑफिसर, वो असिस्टेंट या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है सबसेक्शन 3
स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन क्रिएट वन और मोर पुलिस स्टेशन इन द रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट। अगर राज्य सरकार चाहे तो जो रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे भी पुलिस स्टेशन एक या एक से ज़्यादा पुलिस स्टेशन क्या कर सकती है, क्रिएट कर सकती है। और ऐसे पुलिस स्टेशन का जो भी इंचार्ज होगा वो क्या होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, ठीक है, या सब इंस्पेक्टर से ऊपर की रैंक का होगा, नीचे की रैंक का नहीं होगा। सेक्शन 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी यूनिट होगी जिसका मेन काम क्या होगा, इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एनालाइज करना होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे अपने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से क्या कर सकती है, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को क्रिएट कर सकती है, जिसका काम क्या होगा, कलेक्शन को करना, इन्फॉर्मेशन को, उसको एनालाइज करना, उसको डाइसेमिनेट करना। नेक्स्ट है सेक्शन 11 स्टेट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्पेशलाइज पुलिस यूनिट नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगे एक बार आप देख लेना, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 13 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व एंड स्टेट आर्म्ड पुलिस बटालियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, टू असिस्ट द सिविल पुलिस इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर or in situation of likely breach of peace or in disaster management function, in escort of prisoner or to discharge such other duties which may require special weapon and tactical teams or presence of armed police, state government shall create armed police unit or special armed police unit with appropriate manpower strength in the form of an armed police reserve for each police district and armed police battalion for the state. The constitution, recruitment, training, deployment and administration of such reserve battalion shall be as per the rules made in this act. ये कहना चाहता है बेसिकली कि सिविल पुलिस, देखिए सिविल पुलिस का मतलब यहाँ पे है कि वो पुलिस जो ट्रैफिक का काम भी मेंटेन कर रही है, ठीक है ना, वो पुलिस जो थाने में है, जो रेगुलर एफआईआर भी कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर का देख रही है। बट कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन इतनी आउटबर्स्ट हो जाती है कि वो सिविल पुलिस के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। दंगे लग जाना, सपोज करो, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल चरमरा जाना, या एक नेचुरल डिजास्टर आ जाना, बाढ़ आ जाना, सपोज करो, ठीक है, जो कि सिविल पुलिस उतनी इक्विप्ड नहीं है उन चीज़ों से। तो या फिर कई एक खूंखार कैदी है, उसको जेल से लेकर आना है, ठीक है ना, कोर्ट ले जाना या कोर्ट से जेल ले जाना है। तो ऐसे में एक ऐसी फोर्स की रिक्वायरमेंट है जो कि हर तरीके से ट्रेंड हो, जो वेपनाइज्ड हो, उनके पास अच्छे हथियार हो। तो ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक आर्म्ड पुलिस यूनिट बनाती है, ठीक है, आर्म पुलिस रिजर्व जिसको हम कहते हैं, और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बनाती है, यानी कि हर पुलिस डिस्ट्रिक्ट की एक आर्म पुलिस रिजर्व होगी और एक स्टेट के लिए आर्म पुलिस बटालियन बनाया जाता है। एक बटालियन में एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं आता, बट 1000 से कुछ लोग एक बटालियन में होते हैं। तो आप मान के चलो बटालियन में अगर पूरे राज्य के लिए इतने 1000 समथिंग मैन पावर, 1000 से ऊपर ही मैन पावर होगी जो कि इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए बनाई जाती हैं। अब है सेक्शन 14 स्पेशल पुलिस ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का मतलब ये है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल पुलिस ऑफिसर को नियुक्त कर सकता है कौन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। किसकी कंसल्टेशन से, डीएम की कंसल्टेशन, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसल्टेशन से करेगा। अब है हमारा सेक्शन 15 जिसको हम बोलते हैं पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सेक्शन 15। अब सेक्शन 15 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 15 हमारा कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, पुलिस की एजुकेशन, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग करने की व्यवस्था, ये सारा इंतजाम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट जब करेगी, ये किसके कंसल्टेशन से करेगी, विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर्स या जो पर्सनल होते हैं हर रैंक के, तो इनकी ट्रेनिंग करना, इनकी एजुकेशन, ठीक है, ये सारा जो जिम्मा आता है ये पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर आता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पॉलिसी को ले आउट करती है, किसके साथ, किसके कंसल्टेशन में, डीजीपी के कंसल्टेशन में। दिस पॉलिसी ऑल्सो aim to promote service culture among the police officer for acquiring appropriate educational and professional qualification as they advance in their career। अपने कैरियर में ज़्यादा बेहतर करें। अब मान लो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, अब उत्तराखंड में पुलिस ऑफिसर है, एक एसपी है सपोज करो, अब वहाँ पे एक फॉरेन डेलीगेट्स आ रहा है, उस एसपी से मिलने आ रहा है, तो अगर उस एसपी को उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं है,
ठीक है ना, वो अवेयर नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है, तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं छवि को ख़राब करे पुलिस को। इसलिए उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन जो है बहुत ज़रूरी है उनके करियर के एडवांस के लिए। स्टेट गवर्नमेंट मे बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर एस्टेब्लिश पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, सब सेक्शन 2 की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 15 की। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इस्टेब्लिश कर सकती है पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि स्टेट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं, जिसमें पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स भी आते हैं, और इसमें पुलिस एकेडमी भी आती है। ये सब किसकी जिम्मेदारी है, सब स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन शैल बी अकॉर्ड विद द रूल मेड फॉर दिस पर्पस, यानी कि जो भी सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेशन होगा उस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का, वो रूल्स जो होंगे उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। सेक्शन 16 ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। ये कहता है कि किस तरीके से पुलिस रिसर्च, यहाँ पे पुलिस रिसर्च का मतलब क्या है, किस तरीके से क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है, क्या क्या मेथडोलॉजी अपनानी है, ये सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ों के लिए क्या करी जाती है, एक पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बात करी गई। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कर सकती है, इस्टेब्लिश कर सकती है, जिसका मेन काम क्या होगा, रिसर्च करना, किसके रिस्पेक्ट में, रिलेटिंग टू पुलिस एंड क्राइम। ठीक है, पुलिस का क्या रोल होता है, पुलिस को किस तरीके से क्राइम सीन में काम करना है, क्राइम सीन पे जब जाए तो किस किस चीज़ों को इम्पॉर्टेंटली ऑब्जर्व करना है, जो हमारे एविडेंस है, ठीक है, ब्लड सैंपल्स है, इनको किस तरीके से एक्वायर करना है, इनको किस तरीके से सेफ्टी से कैरी करना है, किस चीज़ को छूना है नहीं छूना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारी इसी में आ जाती हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द ब्यूरो में बी सच एज मे प्रिस्क्राइब्ड, तो जो भी कंडीशन होगी उसको प्रिस्क्राइब करा जाता है। सेक्शन 17 एंड 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चैप्टर 2 है हमारा सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 18 तक है। ठीक है, तो सेक्शन 17 क्या कहता है, टेक्निकल एंड सपोर्ट फोर्स, टेक्निकल सपोर्ट दी जाती है, ठीक है, जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, टेक्निकल और सपोर्ट फोर्सेस, और ये किसके कंट्रोल में होंगे, जो ओवरऑल कंट्रोल में होंगे, जो डीजीपी होगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल एजेंसी का मतलब क्या है, आईटी, एक आईटी सेल बना देना, एक साइबर सेल बना देना, ठीक है ना, जो बेसिकली अगर कोई एक्यूज है या कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कराया उसको ट्रैक करना, ठीक है, उसकी लोकेशन को ट्रैक करना, उसको क्या बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल सपोर्ट फोर्स का काम होता है। लीगल एडवाइज़र एंड फाइनेंशियल कंट्रोलर, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है लीगल एडवाइज़र और फाइनेंशियल कंट्रोलर, जो कि असिस्ट करेगी, यानी कि हेल्प करेगी और एडवाइस करेगी डीजीपी को, किस रिस्पेक्ट में, लीगल और फाइनेंशियल मैटर में। तो जहाँ पे लीगल और फाइनेंशियल मैटर की बात आएगी तो वहाँ पे डीजीपी को हेल्प करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, असिस्ट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी, लीगल एडवाइज़र को अपॉइंट कर सकती है और फाइनेंशियल कंट्रोलर को अपॉइंट कर सकती है। तो दोस्त, ये था हमारा चैप्टर 2। अब बाद में मैं चैप्टर 3 भी लेकर आऊँगा, इसी तरीके से चैप्टर 4 लेकर आऊँगा, और पूरा उत्तराखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। 15 मार्क्स अपने पक्के कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पहली वाली अपनी वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगा, मे भी हो सकता है जो नए लोग हों जिन्हें नहीं पता हो, ठीक है, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, सो दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट विद अस। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल, थैंक यू सो मच।